बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीब है। हम सब जानते हैं कि अमरीकी सफ़ीर ने एक अहम मुलाकात की चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से, मगर ये अमरीकी सफ़ीर गवादर क्यों गया, इसके ऊपर कुछ अहम डिटेल है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इमरान खान साहब का जो साइफ़र का केस है, उसका मुस्तकबिल क्या है? क्या साइफ़र का केस ही इमरान खान साहब या पीटीआई के गले की हड्डी बनेगा, या फिर ज़मानत हो जाएगी? ज़मानत बस साइफ़र केस में होगी या कई और भी केसेस हैं जहाँ पर, या मैं कह सकती हूँ जिसमें ज़मानतें इमरान खान साहब की होती चली जाएंगी? ना सिर्फ इमरान खान साहब की, मगर जो दीगर सीनियर आला क़यादत जेलों के अंदर पड़ी हुई है, शाह महमूद कुरैशी समेत, क्या वो लोग भी बाहर आ जाएंगे, उनकी ज़मानतें हो जाएंगी? बिल्कुल, मैं इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूँगी। इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर बनाने का एक मुकम्मल फ़ैसला कर लिया गया है। इस फ़ैसले के पीछे गेम क्या है, क्या मकासद हैं, क्या अज़ाइम हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो बड़ी शोला बयानी के साथ सामने आ रहे हैं, क्या वो ख़ुद को इमरान खान का मुतबादिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या इमरान खान का मुतबादिल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? इसके ऊपर भी कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने की वजह क्या बनी, क्या ऐसी ज़रूरत आड़े आ गई कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात और मुफाहमत की बातें हो रही हैं? डायरेक्टली नहीं, मगर इनडायरेक्टली इमरान खान साहब के साथ इस वक्त डायलॉग हो रहा है, मुफाहमत हो रही है। सबसे पहले तो ये जो परेशानी की बात है वो ये कि साइफ़र केस का क्या बनेगा। साइफ़र केस लाजमी तौर पे हर सूरत उड़ जाएगा, इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी। मगर इस साइफ़र केस की ज़मानत से पहले अलकादिर ट्रस्ट स्कैंडल या फिर 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है, इसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। साइफ़र केस इस बुनियाद पर उड़ जाएगा क्योंकि साइफ़र की कॉपी कभी गुमशुदा नहीं हुई। अगर साइफ़र की कॉपी गुमशुदा होती तो इमरान खान साहब की हुकूमत को जाने के बाद शहबाज हुकूमत ने जो बाकायदा तौर पे एक कमेटी तश्कील दी और बाकायदा तौर पे इसके ऊपर मुज़ाकरात किए, बातचीत की, जिसके अंदर ना सिर्फ अस्करी क़यादत के लोग शामिल थे बल्कि पीडीएम के लोग भी शामिल थे। तो सिविलियन और अस्करी क़यादत के दरमियान जो ये पूरी बातचीत हुई, ये पूरी मीटिंग हुई, ये पूरा इजलास हुआ, अगर साइफ़र गुमशुदा है या गुम कर दिया गया तो फिर किस बात के ऊपर ये इजलास हुआ? ये बिल्कुल वही बात है जो बाबर अवान साहब ने जज के सामने रखी कि ये वो मुकम्मल ग्राउंड्स है जिनकी बुनियाद पर साइफ़र केस गुमशुदा जिसको डिक्लेयर किया जाता है वो उड़ा दिया जाए और खान साहब की ज़मानत हर सूरत पक्की होगी, गो के इसको आगे लटका दिया गया। ग्राउंड्स मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, मगर 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है वो खान साहब के गले में डाल दिया जाएगा। कुरैशी साहब की ज़मानत भी साइफ़र केस में अभी नहीं होगी। कुरैशी साहब को जो फांसी घाट दिखाया गया उसकी वजह ये थी कि शायद वो भी घबरा के वही तर्ज़ अमल अपनाए जो कि दूसरे साथियों ने किया, मगर कुरैशी साहब ने ये वाज़े कह दिया है कि वो फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं, मगर गलत बयानी के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है, झूठ के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है, अपने वो स्टैंस के ऊपर खड़े रहेंगे। तो ये वो सारा किस्सा है। खान साहब के ऊपर केस डाले जाते रहेंगे, गिरफ्तारियां डाली जाती रहेंगी, मगर हर दूसरे चौथे हफ्ते के बाद खान साहब की ज़मानत होती चली जाएगी। और इसके अलावा एक तरफ तो ये खेल है, दूसरी तरफ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो पाकिस्तान इस मकसद के लिए लाया जा रहा है कि अगला वज़ीर आज़म उनको बनाया जाएगा। उसकी वजह यह है, पिछले दिनों हमने ये भी सुना कि यूएई या सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे सामने आती रहीं। G20 का जो इजलास हुआ वो बहुत बड़ी धमकी है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में बहुत सारी आम शख्सियात के ना आने की एक वजह यह है जो बाखबर ज़राए दे रहे हैं खबर, उसमें ये शामिल है कि उन ममालिक की तरफ से या अरबों की तरफ से ये प्लान बनाया जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। नवाज़ शरीफ साहब इसके अंदर थोड़ा हमें नरम पड़ते हुए नज़र आएंगे। खान साहब चूँकि इसके लिए तैयार नहीं है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, इसलिए उनके ऊपर कड़ा वक्त अभी जारी रहेगा। स्ट्रैटेजिकली मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ कि इंटरनेशनल कैनवस के ऊपर पाकिस्तान के साथ क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, ये पाकिस्तान के साथ डिस्कस की जा रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब की जो हुकूमत बनेगी वो भारी मैंडेट के साथ नहीं बनेगी। उसकी वजह यह है
कि जो कुछ पीडीएम ने किया कराया अवाम उसके ऊपर अपना वोट नहीं डालेगी। यानी कि जिस तरह से पीडीएम की हुकूमत बनाई गई थी, 13-14 जमातें जो हैं इनको जोड़ जोड़ के एक कुंबा बनाया गया था, ये भानुमति का वही कुंबा बनेगा। अगर नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता है तो फिर ये भानुमति का कुंबा बनेगा। 2-4 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों की होंगी, 10-15 एक धड़े की होंगी, 10-15 दूसरे धड़े की होंगी। पीपल्स पार्टी चंद अपनी सीटें ले आएगी, मगर पीपल्स पार्टी मुमकिन है कि अपोजिशन का रोल प्ले करे। नवाज शरीफ साहब या नून लीग भारी मैंडेट नहीं लेंगे। सिंध के अंदर वो अपने पंजे गाड़ने के लिए एमक्यूएम को इस वक्त नून लीग सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी अपने आप को बचाने के लिए पंजाब के अंदर अपने पंजे गाड़ती हुई में नज़र आ रही है। पीटीआई का सफाया करने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बन जाएगी मगर भानुमति का कुंबा होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे पीडीएम थी। वो कहते हैं कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, ये वही हालात जो है ना, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ये वही होगा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का। तो इसलिए बेफिक्र ये कि बड़ा भारी मैंडेट लेके नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। कोई 2/3 अक्सरियत नहीं मिलने वाली इस वक्त नून लीग को। जो कुछ इन्होंने अवाम के गले पे डाल दिया है, जो कुछ अवाम का जीना जैसे मुहाल किया है, तो ये भानुमति का कुंबा होगा। अब आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब के इस मामले के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर। बिलावल भुट्टो जरदारी जो बड़े शोला बयानियों से काम ले रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उनको पता चल गया है कि गवर्नमेंट में उनको हिस्सा नहीं मिलने वाला। हाँ, ये मुमकिन है कि वो अपोजिशन बन जाएं या अपोजिशन का रोल प्ले करें, क्योंकि खान साहब जो हैं उनको अंदर तब तक रखने का प्लान इस वक्त बनाया जा रहा है। हालांकि कभी इम्कान है नवंबर में खान साहब बाहर आ जाएंगे, लेकिन नवंबर में क्यों बाहर आएंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। मगर खान साहब को इसलिए अंदर रखा जा रहा है कि ओपोजिशन का जो किरदार है वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ जाए। और बिलावल भुट्टो इसलिए हर दूसरे दिन 10-12 बयानात अपने दाग देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं या उनको समझाया गया है कि आप इमरान खान का मुतबादल हो सकते हैं, आप एक बेहतरीन अपोजिशन साबित हो सकते हैं। इसीलिए वो बड़े शोला बयानियों से काम ले रहे हैं। एक तो उनको ये पता है कि उनके हिस्से में इख्तदार या उसका तख्ता नहीं आने वाला, इसीलिए वो इमरान खान साहब का मुतबादल ख़ुद को समझ बैठे हैं और ये शोला बयानियों से काम ले रहे हैं। हालांकि ये अगर अपोजिशन बन भी जाती है, मैं फिर आगे बढ़ूंगी, अपोजिशन बन भी जाती है जो एक फ्रेंडली अपोजिशन होगी, इसमें कोई आपको दमखम उस तरह से नज़र नहीं आएगा। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि अमरीकी सफ़ीर गवादर क्या करने गया था। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सी पैक जो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, सी पैक इस वक्त हमें काफ़ी हद तक स्लो होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि चाइना परेशान है उस सियासी खलफिशार से जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तमाम सियासी जमातें या पॉलिटिकल एलीट कर रही है, या जो कुछ है कि किसी को कुछ नहीं पता कि अगली सुबह क्या हो जाना है। चाइना इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। अमरीकी सफ़ीर जो गवादर गया वो ये किसी हद तक पैगाम देने गया था कि अब मामलात आपके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, मगर चाइना को इसका कोई नुकसान नहीं है, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि सी पैक है, वन बेल्ट वन रोड का जो मंसूबा है वो पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर अगर यहाँ पे कदगने हुई, यहाँ पे चाइना को हालात साजगार नहीं मिले तो वो फिर क्या करेगा। पहला कदम उसने उठा लिया, अफ़गानिस्तान के अंदर बाकायदा चाइना ने अपना सिफारत खाना खोल लिया और अफ़गानिस्तान के रास्ते चाइना ईरान तक पहुंच सकता है। कुछ बिलियन डॉलर्स जो हैं वो चाइना के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, हम जैसे मुल्कों को तो वो वैसे ही कर्जा दे देता है, आसान शराइत पर कब्ज़ा दे देता है। तो यहाँ पर ईरान के रास्ते पे वो पहुँचेगा अफ़गानिस्तान के ज़रिए से। तो इसलिए चाइना पाकिस्तान के हालात से परेशान है। अफ़गानिस्तान के अंदर सिफारत खाना जो खोला गया है उसका वाहिद मकसद ये है कि अगर रास्ता यहाँ से तंग हुआ तो हम अफ़गानिस्तान के ज़रिए से ईरान के रास्ते पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बड़ी बगलें बजाई गई कि G20 कॉन्फ्रेंस जो भारत के अंदर हुई तो कहाँ से जाएंगे। जो उन्होंने IMAC का एक पूरा प्लान बनाया है मईशत को संभालने के लिए, कहाँ से जाएंगे। फाइनल तो उन्हें पाकिस्तान के पास आना पड़ेगा। जी नहीं, पाकिस्तान ये सोच सकता है, मगर जो 20 दिमाग वहाँ पे भारत के अंदर सर जोड़ के बैठे हुए थे उनके पास भी पूरा प्लान था। वो समंदर के रास्ते से अपना रास्ता बनाएंगे तो पाकिस्तान के ज़रिए से या पाकिस्तान की उन्हें भीख मांगने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर रहा है। अब सवाल यह कि पाकिस्तान अपनी इकॉनमी पे तवज्जो नहीं दे रहा, कुछ बज़ाहिर में नज़र आ रहा है तवज्जो आ रही है।
خان صاحب سے مذاکرات کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معیشت کو سنبھالنا ہے۔ اب یقیناً آپ لوگ حیرت میں آئیں گے کہ خان صاحب کی جیل کا یا خان صاحب کی رہائی کا پاکستانی معیشت سے اتنا بڑا کیا لنک ہے؟ بالکل لنک ہے۔ جتنے بھی ممالک ہیں جو اسٹریٹجک ہیں ہمارے پارٹنر یا جو ہمارے دوست ممالک ہیں، وہ ایک بات کرتے ہیں، آپ کو لون چاہیے یا آپ کو سرمایہ کاری چاہیے، تو ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہمارا سرمایہ نہیں ڈوبے گا، پیسہ نہیں ڈوبے گا؟ پاکستان کے حالات کچھ زیادہ سازگار نہیں ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر الیکشن ہو جاتا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو باقاعدہ طور پہ بھرپور حصہ لینے دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں نہ صرف ہمارے دوست ممالک بلکہ ہمارے جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں وہ بھی پاکستان میں نہ تو وہ انویسٹ بھی کریں گے پاکستان میں، اور پاکستان کے لیے جو راستہ ہے وہ بھی ہموار کریں گے۔ پاکستان کی اکانومی بوسٹ ہو جائے گی۔ انہیں ایک الیکشن چاہیے۔ اب الیکشن کس بنیاد پہ ہوگا؟ الیکشن کے اندر اگر صرف نواز شریف صاحب کی جماعت، پیپلز پارٹی یا پھر دوسری چھوٹی موٹی جماعتیں حصہ لیتی ہیں تو اس کے نتائج کو تسلیم کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ پی ٹی آئی کو الیکشن سے دور رکھ کے جو بھی پاکستان کے اندر انتخاب ہوگا، نہ عوام اس کو قبول کرے گی نہ دنیا اس کو قبول کرے گی، جس کی وجہ سے جو بھی بھانمتی کا کنبہ بن جاتا ہے یا بنا دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی بھی دوسرا ملک یا دنیا کا کوئی بھی ملک پاکستان پہ بھروسہ نہیں کرے گا۔ کیونکہ پاکستان کے اندر ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے یہی خلفشار نظر آئے گی، عوام سڑکوں پر نظر آئے گی، بھیک منگوں کی طرح ہم دوست ممالک سے بھیک مانگتے ہوئے میں نظر آئیں گے۔ پی ٹی آئی کو الیکشن میں شامل کیا جائے گا، یہ فیصلہ ہو گیا۔ مگر خان صاحب سے مذاکرات اس لیے ہو رہے ہیں کہ کون سی ایسی حکمت عملی لڑائی جائے یا خان کو تیار کیا جائے کہ ان کے بغیر الیکشن ہو جائے۔ اگر خان کے بغیر پی ٹی آئی حصہ لیتی ہے تو شاید ان کو لگتا ہے کہ ووٹ تھوڑا بہت جو ہے وہ بٹ جائے گا دوسری جماعتوں میں۔ نواز شریف صاحب جس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں اس میں سراسر یہ نقطہ شامل ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے۔ انہیں سارے مقدمات میں ریلیف ملنا چاہیے نواز شریف صاحب کو، ان کی ضمانت پکی ہونی چاہیے، پاکستان پہ ان کا آنے پہ استقبال ہونا چاہیے، ان کے لیے راستہ ہموار ہونا چاہیے الیکشن کمپین کا۔ یہ وہ سارے خواب نواز شریف صاحب دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک عام شخصیات نے نواز شریف صاحب سے لندن میں جب ملاقات کی تو سنا کچھ تقرار بھی ہوئی ہے، وہ 100% اپنے لیے مانگ رہے ہیں، مگر بات 50-50 پر آ کر رک گئی ہے۔ تو ابھی بھی ڈاؤٹس ہیں نواز شریف صاحب کے وطن واپس آنے میں، کیونکہ ابھی بھی کچھ چیزوں کے اوپر گارنٹی انہیں ملنا باقی ہے۔ پاکستان کی معیشت کو سٹیبل کرنے کے لیے الیکشن ضروری ہے، اور الیکشن میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مقابلہ کرنے والا بھی ہو۔ یہاں پہ ہمیں صرف ایک فرینڈلی میچ نظر آ رہا ہے، اور آئے گا بھی انتخاب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان۔ تو ایسی صورت میں اگر پی ٹی آئی الیکشن کا حصہ بنتی ہے تو ٹف ٹائم دیا جائے گا، اور جو ریزلٹس ہوں گے وہ پوری قوم کے لیے اور ہمارے دوست ممالک کے لیے، ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر کے لیے قابل قبول ہوں گے۔ اگر خان صاحب یا ان کی پارٹی الیکشن سے دور رکھی جاتی ہے یا ان کے ساتھ ہاتھ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں کیے جائیں گے، اور ہماری اکانومی جو ہے وہ بالکل بھی بوسٹ نہیں کرے گی۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا وقت ہے، لمحہ فخریہ ہے کہ ہمیں اپنی اکانومی بوسٹ کرنے کے لیے ایک آدمی کو قربان کرتے کرتے کہیں ہم ملک کی معیشت اور باقی 25 کروڑ جو عوام ہیں ان کو قربان تو نہیں کرنے جا رہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔